दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीपीएससी आरओ 2016 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 20 सितंबर को होने जा रही है और इसके लिए चैनल पर अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है मॉक टेस्ट के रूप में। तो आपको मॉक टेस्ट क्यों लगाना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, कितने आप तैयार हुए। दूसरी बात ये कि मॉक टेस्ट में जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं वो बिल्कुल एग्जाम के लेवल के होते हैं, ना कम ना ज्यादा। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो तैयारी का लेवल है वो किस लेवल पर आप अभी स्टैंड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम में जो प्रेशर आप महसूस करते हैं, मॉक टेस्ट देते देते आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं और आपको एग्जाम भवन में भी, एग्जामिनेशन हॉल में भी आप सहजता महसूस करते हैं। और उसकी वजह से जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका विकल्प बी सही है, लेकिन जब नीचे आपको ओवल को करना होता है ब्लैक, तो विकल्प सी सही है लेकिन आप सी को ब्लैक कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां आप नहीं करते हैं, इसलिए प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, लगाना चाहिए। तो यूपीपीएससी आरओ 2016 का ये मॉक टेस्ट नंबर है 2 और ये जनरल स्टडी का होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ की जो परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें 2 पेपर होगा। पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है और जो दूसरा पेपर होगा वो हिंदी का होगा। तो दोनों ही टॉपिक पर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे, बशर्ते कि आप लगातार वीडियो को वॉच करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, एक किताब आई है दीपा कर्माकर, द स्मॉल वंडर। ये किताब किसने लिखी है? क्या आप बता सकते हैं कि ये किताब किसने लिखी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि विवेश्वर नंदी, दिग्विजय सिंह देव और बिमल मोहन, इन तीनों लेखकों ने मिलकर लिखा है दीपा कर्माकर द स्मॉल वंडर को। तो सही जवाब ऑप्शन डी है और आप बिल्कुल इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रीसेट रीजनिंग इंडिया इकोनॉमिक लेगेसी, ये एक किताब है, इसके लेखक कौन है? और सही जवाब क्या होगा? भरत गोपाल स्वामी, सिद्धार्थ गिगू, सुब्रमण्यम स्वामी या फिर अन्य। और दोस्तों, इसका सही जवाब है सुब्रमण्यम स्वामी। तो ये भी आप याद रखना, रीसेट रीजनिंग इंडिया इकोनॉमिक लीगेसी नामक जो किताब है वो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई है। अभी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2020 मनाया गया, तो 2020 की थीम क्या रही ये आपको बताना है। 2020 की थीम, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व कैंसर दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ये भी आप याद रखना, ठीक है। और इस वर्ष यानी कि 2020 की जो थीम रही वो क्या रही? आई एम एंड आई विल। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है कि संप्रीत युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश मिलकर करते हैं। ये तो आप जानते हैं, याद रखिएगा इसको। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वो होता है संप्रीति। तो ये युद्धाभ्यास 2020 में किस स्थान पर किया गया? सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन ए, मेघालय के उमरोई में ये युद्धाभ्यास किया गया था। मेघालय के उमरोई में 3 से लेकर 16 फरवरी 2020 के मध्य ये युद्धाभ्यास किया गया। तो ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 5, अजय वारियर 2020, एक्चुअली में इसका नाम है अजय वारियर। अजय वारियर 2020 नामक युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो याद रखना, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजय वारियर जो युद्धाभ्यास है वो भारत और यूके मिलकर करते हैं और 2020 में ये जो युद्धाभ्यास किया गया वो कहां पर किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2020 में यह युद्धाभ्यास यूनाइटेड किंगडम में सेलिसबरी में किया गया था। कहां पर? सेलिसबरी में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत पर्व 2020 का केंद्रीय विषय क्या रहा? तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि भारत पर्व 2020 की थीम क्या रही? एक भारत श्रेष्ठ भारत, महात्मा गांधी के 150 वर्ष का समारोह या विकल्प सी? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी के 150 वर्ष का समारोह, ये दोनों थीम रखी गई भारत पर्व 2020 की। दोस्तों याद रखना, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने 26 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक ये जो त्योहार है, ये जो उत्सव है, उसे सेलिब्रेट किया है
और इसकी थीम रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, महात्मा गांधी के 150 वर्ष का समारोह। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बीईओ की परीक्षा में भी पूछा गया। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार करें। 15वें वित्त आयोग 2020-21 के लिए सिफारिशों से युक्त पहली रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को संसद में पेश की गई। ये बिल्कुल सही है। इसकी जो अंतिम रिपोर्ट होगी वो 2021 से 2026 के लिए, याद रखिएगा 2021 से 2026 की अवधि के लिए 30 अक्टूबर 2020 तक सौंपी जाएगी। और तीसरा पॉइंट है कि केंद्र द्वारा राज्यों के साथ किए जाने वाले कर राजस्व को 42% से घटाकर 41% कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि केंद्र सरकार के संसाधनों में इस 1% की कमी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान करना है। ठीक है, तो अब इसमें जो सही है वो आपको चुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं वो सही है, यानी कि विकल्प सी हमारा सही जवाब है। तो देखिए जो बीईओ का क्वेश्चन था उसमें इसे बताया गया था 2020 से 2025 के लिए, लेकिन एग्जैक्टली ये है 2021 से 2026 के लिए, यही डिफरेंस था उसमें और बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज भी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में बधावन बंदरगाह को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सैद्धांतिक रूप से। अभी जो बधावन बंदरगाह है ये कहां पर स्थित होगा, कहां पर बनेगा? तो फ्रेंड्स याद रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी। ये भी याद रखना कि इस समय भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। कितने हैं? 12 हैं। ये 13वां बनने वाला है कहां पर? महाराष्ट्र में। तो ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत बार पूछे जा रहे हैं, और ऐसे प्रश्न जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सारे तथ्य पता चल जाते हैं एक साथ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाइए, नंबर ऑफ फैक्ट पे जाइए, और नंबर ऑफ फैक्ट आपको यहाँ पर बहुत ही स्पेशल मिलने वाले हैं। अमेरिका ने 10 फरवरी 2020 को भारत को विकासशील देशों की सूची से हटा दिया जिन्हें अमेरिका की काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी कि CVD से छूट हासिल है। ठीक है, तो ये देखो कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है यानी कि CVD क्या होता है मैं आपको बता दूं। CVD ऐसे आयातित उत्पादों आयात द्वारा यानी कि आयात करता जो देश उस पर लगाया गया एक अतिरिक्त आयात शुल्क है जो उत्पाद अपने मूल देश में निर्यात सब्सिडी और कर रियायतों का लाभ लेते हैं। घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए इसे लगाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है भारत को इस सूची से इस आधार पर बाहर किया गया कि वह G20 देशों में आता है, ग्रुप ऑफ 20, और विश्व व्यापार में उसका योगदान 0.5% या उससे अधिक है। दोस्तों याद रखना यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि USTR ने भारत के अलावा ब्राजील, इंडोनेशिया, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना को भी इस सूची से बाहर कर दिया है। इन सभी देशों को स्पेशल तरजीह दी जाती थी और इन्हें CVD से छूट मिलती थी, तो सबको बाहर कर दिया गया है। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अक्टूबर 2019 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये बिल्कुल सही है। और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। और ये बात भी याद रखना कि वर्ष 2024 तक भारत जो है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। तो यहां पर दोनों के दोनों विकल्प सही है। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो इसको आप करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से शुरू होकर जून में समाप्त होता है। तो याद रखना कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो जुलाई से शुरू होता है और जून में समाप्त होता है, जबकि सरकार का जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ये दोनों बातें आपको पता है। दूसरा पॉइंट है कि RBI के केंद्रीय निर्देशक बोर्ड ने अपनी 15 फरवरी को जो बैठक हुई है, बैठक की संख्या थी 582वीं, उसमें केंद्रीय बैंक का लेखा वर्ष सरकार के वित्त वर्ष के अनुरूप करने की सिफारिश की है। और यह भी कहा गया कि यह बदलाव वित्त वर्ष 2020-21 में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि लागू हो नहीं पाया, लेकिन सही जवाब बनेगा इसका दोनों, यानी कि विकल्प 1 और 2 दोनों यहां पर सही हैं। तो दोनों आप अच्छे से समझ लीजिए, याद रखिएगा। एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। जनवरी 2020 में
50वें विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 50वीं बैठक हुई, इसका आयोजन कहां पर किया गया? सही जवाब इसका आयोजन हुआ था स्विट्जरलैंड के दावोस में। याद रखना कि अब तक WEF की जितनी भी वार्षिक बैठक हुई है वो दावोस में ही की गई है। और WEF के बारे में अगर हम बात करें तो WEF फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी क्लाउस श्वाबे ने। तो ये बातें आप बिल्कुल रट लेना, याद रखना। और सही जवाब इसका क्या बनेगा? स्विट्जरलैंड। ठीक है। और उसके बाद हम क्रम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, विश्व आर्थिक मंच 2020 की 50वीं बैठक की थीम क्या रही? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है थीम के बारे में। तो विश्व आर्थिक मंच की जो 50वीं बैठक हुई उसकी थीम रही एकजुट एवं धारणीय विश्व के लिए हितकारक। ये थीम है स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये थीम याद रखना, ये पूछा जा सकता है। और विश्व आर्थिक मंच के 50वें बैठक में भारत का नेतृत्व किया था किसने? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब जो अगला सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो WEF की जो 50वीं बैठक हुई उसके दौरान क्रिस्टल अवार्ड भी दिए गए। ये क्रिस्टल अवार्ड किसको प्रदान किया गया? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को। तो ये याद रखना कि क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था किसको? दीपिका पादुकोण को। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति क्या है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति क्या है? आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको कहते हैं IIPI, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। और ये 2020 में जारी हुआ था 5 फरवरी को। और ये भी याद रखना कि इसको जारी करता है कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका का चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि इसे USA का चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो रिलीज करता है। पहला स्थान मिला है इसमें USA को और दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। भारत को 2020 में मिला है 40वां स्थान, जबकि भारत 2019 में था 36वें स्थान पर। तो ये सारी बातें आप बिल्कुल याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या रखी गई 2020 में? थीम थी आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो ये भी आप याद रखना कि 2020 में इसकी थीम क्या रखी गई? आर्ट ऑफ पॉसिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 31 जनवरी 2020 को पणजी में भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर रूबी गुला का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये बिल्कुल सही जवाब है। इसे गोवा की कलाकार शर्मिला कोठिनो ने डिजाइन किया है। ये भी सही है। और गोवा में 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक प्रायोजित होने वाले हैं, ये संभावना है। तो तीनों विकल्प यहां पर सही है, याद रखना, इसलिए सभी कथन यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? तो याद रखना कि जो भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार हैं वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? स्थानीय सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा। सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? और संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कदर करना ये सही है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी सही है। वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना ये भी सही है। लोक चुनाव में वोट डालना ये नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो विकल्प डी हमारा सही जवाब है। और सहकारी समिति लोगों का ऐसा संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, उसके लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट का नाम आपने सुना होगा, बताइए कि ये पर्वत है या पठार है या पठारों का ढलान है या फिर पहाड़ियां हैं, क्या है ये?
तो फ्रेंड्स ये है पठारों का ढलान। तो पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है और ये उत्तर से दक्षिण तक अगर देखेंगे तो 1600 किलोमीटर एक लंबी सीरीज है, एक लंबी श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर ये आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक करके हमें अपनी सहमति दें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ जो बेल आइकन आपको दिखता है उसको बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।